इस ड्रामा का एपिसोड 13 है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक इनके पिछले पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और अगर देख लिया देन प्लीज़ कंटिन्यू। एपिसोड की शुरुआत में टी लैंग प्रदर्शन करने आता है। टी लैंग की आत्मिक शक्ति दूसरे स्तर की थी और ये देखकर कुलन युनकी को बोलता है कि तुम एक अच्छे गुरु बनोगे क्योंकि आत्मिक शक्ति का अभ्यास युनकी ने ही टी लैंग को करवाया था। पर जब जैंगलिंग की बारी आती है तो मापक ऊपर नीचे होने लगता है क्योंकि मापक तो बुद्धि की क्षमता को मापने वाला था ही नहीं। जैंगलिंग भी युनकी की बताई नियम यिंग और यांग का प्रयोग ध्यानपूर्वक करता है और जब ही उसका हथियार पत्थर को केवल छूता ही है पत्थर की जगह उड़ जाते हैं और ये देखकर युनकी के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसने तो केवल जैंगलिंग को नियम ही बताए थे और वो खुद भी इतने प्रयासों के बाद भी इसे नहीं कर पाया था। युनकी को बचाने के लिए कुल्लू सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर फीफी ताईगुरु को बोलती है कि जैंगलिंग ने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने ही इन दोनों को जैंगलिंग को युद्ध कला सिखाने की सिफारिश की थी। ये सुनकर ताईगुरु कुल्लून को फीफी से जैंगलिंग के पिता की सच्चाई बताने को बोलते हैं। कुल्लून बताता है कि उसके पिता गुरुकुल से निष्कासित जैंग दाशुन है और उन्होंने ही तुम्हारी माँ को जान से मार दिया था। और ये सीन यहीं कट हो जाता है क्योंकि इन दोनों को बताता है कि वांशी तुम दोनों से तुम्हारे कवच के बारे में बातें करना चाहती है। तभी फीफी आती है और जैंगलिंग को एक थप्पड़ जड़ देती है और जब दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती है तभी टी लैंग उसे रोक देता है। जैंगलिंग का तो मुंह ही बन जाता है। फिर भी टी लैंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर बात क्या है। फीफी बोलती है कि इसी से पूछो इसके पिता कौन है और इसके पिता ने मेरी माँ को क्यों मारा। ये सुनकर जैंगलिंग के साथ साथ सभी के होश उड़ आते हैं। जैंगलिंग बोलता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्हें गठबंधन से निष्कासित किया गया था, इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और सभी बातें करने लगते हैं कि जैंग दाशुन ने तो घोरी जादू टोना सीखा था, मतलब काली विद्या। जैंगलिंग बोलता है कि मेरे पिता कभी किसी का खून नहीं कर सकते पर फीफी अपनी दोस्ती इनसे तोड़ लेती है और जैंगलिंग को मारने के लिए खंजर तक निकाल लेती है। टी लैंग एक अच्छे दोस्त की तरह जैंगलिंग का साथ देता है और बोलता है कि इसके पिता ने क्या किया था मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे ये पता है कि जैंगलिंग मेरा दोस्त है। टी लैंग जैंगलिंग को वांशी के यहाँ इसका इंतजार करने के लिए बोलकर फीफी से बात करने के लिए चला जाता है। बेचारा जैंगलिंग उदास होकर बैठा रहता है और उससे कोई बात तक नहीं करता। टी लैंग फीफी के पास जाता है और बोलता है कि जैंगलिंग की इसमें कोई गलती नहीं है, वो हमारा दोस्त है और वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा। पर फीफी गुस्से में इसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे प्यार करते हो, ये बात मुझे किसने बताई। टी लैंग बोलता है कि क्या जैंगलिंग ने तुम्हें ये बात बताई और जो तुम्हारी आवाज़ मैंने सपने में सुनी थी क्या वो सच था और तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला है। वहाँ से वो गुस्से में चला जाता है और वहाँ से आने के बाद ये वहाँ से जैंगलिंग पे ही गरजने लगते हैं। जैंगलिंग भी फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है कि हाँ मैंने ही सब किया है, अब क्या तुम्हें तसल्ली मिल गई है और अगर तसल्ली मिल गई है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद तो टी लैंग जैंगलिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वांशी इन्हें बुला लेती है और इन दोनों को बताती है कि ये पिछले दानव सम्राट के 6 सेनापतियों में से और छाया दानव से भी ताकतवर तबाही के दानव का कवच है। पहले युद्ध में धरती पे ही फंस जाने के कारण वो यहीं इंसानों के बीच रह गया और उसने जादू टोना मतलब काली विद्या भी सीखी थी और एक अच्छे इंसान के संपर्क में आने से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने खून खराबा छोड़ दिया और ये कवच उसी का है। पर ये दोनों तो एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए थे। वांशी बोलती है कि ये दोनों टुकड़े एक ही कवच के हैं और अगर इन्हें अलग अलग करके पहना तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। पर ये दोनों तो अपना अपना टुकड़ा लेकर वहाँ से अकड़ के चले जाते हैं और हमारी साइंटिस्ट मतलब वांसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। जैंगलिंग उसी ढाबे पे जाता है और उसी इंसान को देखता है जो हमेशा नशे में बेहोश रहता है और ये खुद भी नशे में धुत होकर जी ल्यूली के गुफा में आ जाता है और जी ल्यूली को बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मेरा हमेशा ही साथ दिया है जी ल्यूली, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुबह हो जाती है और जी ल्यूली को अपने साथ देखकर ये डरने लगता है पर जी लिली बोलती है कि डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे तुम्हें डरने की जरूरत हो। जी लिली इसे बताती है कि मेरे पास एक उपाय है जिससे कुछ समय के लिए तुम वाई चियंजी का मुकाबला कर पाओगे अगर तुम और टी लैंग एक साथ मिलकर काम करो तो। पर जैंगलिंग बोलता है कि वो गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है, उसे पता चल गया है कि मैंने ही उसके दिल की बात टी लैंग को बचाने के लिए फीफी को बताया था और अब वो मुझसे बहुत ही नाराज है और कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। फिर से ये दोनों अभ्यास करने आते हैं और आँख में पट्टी बंधे होने के कारण जैंगलिंग टी लैंग को ही मार देता है और क्या था दोनों, और इसके बाद तो दोनों कुत्ते और बिल्ली की तरह एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। ये देखकर तलवार को इन्हें बोलती है कि बेवकूफ़ हो, तुम में से एक शक्तिशाली है पर अक्ल नहीं और दूसरा अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। अब तुम दोनों की जोड़ी ही इस प्रतियोगिता में तुम्हें अब तक जीत दिला रही थी,
अगर तुम ऐसे ही बेवकूफ़ी करते रहे तो तुम कभी प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम में से कोई भी अकेले लड़ने के योग्य भी नहीं है। प्रतियोगिता का असली चरण शुरू हो जाता है। आईने की देवी इन्हें बताती हैं कि पुराने शहर में महाराज जीशो की कब्र है और वहीं पर कवच का पहला टुकड़ा भी है और उस भाई चियांजी ने पूरे कब्र को ही अपने कब्जे में लिया हुआ है। सभी योद्धाओं को 7 दलों में विभाजित किया जाएगा और जो दल सबसे पहले कवच का टुकड़ा लाएगा उसे 3 जादुई लकड़ी की औषधि दी जाएगी जिसे पीकर तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सभी के दल आइनों की देवी खुद ही बनाती है जिसमें 3-3 लोग शामिल थे और ज़ैंगलिंग और टी लैंग का एक दल बना था। पर ये दोनों तो अलग ही मुंह फुलाए हुए थे। सभी गुरु अपने अपने शिष्यों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी को कवच के पहले टुकड़े के साथ साथ जादुई लकड़ी की औषधि भी पाना ही होगा। और तलवार गुरु इन्हें बोलती हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और अगर तुम दोनों एक नहीं हुए तो हम ये चरण हार जाएंगे। पर इसके तेवर कम नहीं हो रहे थे। सभी पुराने शहर के लिए निकल जाते हैं और झील यूली भी ज़ैंगलिंग के साथ आ जाती है। चलते चलते ये सभी यूरेन के शहर वाले रास्ते पे आ जाते हैं। मतलब ये सभी यूरेन के चेरी ब्लॉसम के जंगल से काफ़ी करीब थे। सभी अपने अपने दल में से एक एक को जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेज देते हैं ताकि पुराने शहर पे हमला करने से पहले ये सचेत हो सके। पर हमेशा की तरह वांग भी अपने साथियों को बिना बताए सबसे पहले ही जानकारी लेने चला जाता है और टी लैंग भी चला जाता है। झील यूली ज़ैंगलिंग से बोलती है कि तुम नहीं जाओगे पुराने शहर की जानकारी इकट्ठा करने। मुझे नहीं लगता कि टी लैंग तुम्हें कोई भी जानकारी देगा। ठीक है, अगर तुम नहीं जानना चाहते तो मैं ही चली जाती हूँ। सभी ची के शहर पहुंच जाते हैं और सभी गांव वालों के साथ साथ ची के पिता भी इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और ये इन्हें अपनी धर्मशाला में रुकने के लिए जगह भी देते हैं। ये सभी पुराने शहर की जानकारी इकट्ठा करते हैं और सभी को आईने की मदद से तुरंत जानकारी भी मिल जाती है कि यीशु की कब्र पर पहुंचने के लिए पुराने शहर से ही गुजरना होगा और कोई रास्ता नहीं है। इन सभी को पता था कि अगर ये सभी ऐसे ही अलग अलग दल में काम करेंगे तो महाराज यीशु की कब्र तक पहुंचना तो दूर की बात है, पुराना शहर भी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सभी मिलकर पुराने शहर पे कब्जा करने का फैसला करते हैं और ये सभी मात्र 2 घंटे में ही पुराने शहर पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही एक दानव ज़ैंगलिंग पे हमला करने वाला था तभी फीफी उस दानव को मार देती है, पर ज़ैंगलिंग से कोई बात तक नहीं करती और इससे ज़ैंगलिंग को बहुत बुरा लगता है। शहर के एक घर में कुछ लोग अभी भी जिंदा थे। ये इन्हें ढूंढकर सुरक्षित अपने पास लाते हैं। ये सभी पूर्व परीक्षा की तरह ही पूरे शहर को अभिमंत्रित सुरक्षा कवच बना लेते हैं, पर दाई चियांजी के लिए ऐसे कवच खिलौनों से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे और जल्द ही पूरे शहर में भूतिया धुआं फैल जाता है जिससे इनके आइनों की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और ये सुनकर शायू का तो डर के मारे हाथ कांपने लगता है और इस बात को ये छोटी बच्ची बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी टी लैंग बोलता है कि सभी यहाँ नज़र आ रहे हैं पर ज़ैंगलिंग कहाँ है, पर फिर भी वो गुस्से के कारण अपना आईना इस्तेमाल नहीं करता। शायू यहाँ डर के मारे बैठी हुई थी, तभी ये छोटी बच्ची इसके पास आती है। इसका नाम बाई शाओमी है। ये इससे बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है ना, और ये तुम्हारे हाथ का धागा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी बुदोंग वहाँ आ जाता है और बाई शाओमी वहाँ से गायब हो जाती है। आगे के सफ़र के लिए ये सभी फिर से अलग अलग दल बना लेते हैं और निकल जाते हैं। आगे ये बाई चियांजी अपने 2 और हम शक्ल बना लेती है और योद्धाओं के पीछे लगा देती है। और अब हम ज़ैंगलिंग को देखते हैं जो यूरेन के पास उससे मिलने आया हुआ है। यूरेन इससे बोलता है कि सारे स्पर्धक 9 पूंछ वाली लोमड़ी के सामने आने ही वाले हैं। क्या ये मुझसे मिलने का सही समय है? पर ज़ैंगलिंग को कोई जवाब नहीं सूझता। तभी ये यिंग, बुफान और जू जियांग के चीखने की आवाज़ सुनते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि क्यानकी युंग से पूछता है कि बुफान की तलवार जू जियांग पर और यिंग तुम्हारी रस्सी से बुफान क्यों बंधा हुआ है? क्या तुम सभी आपस में ही लड़ रहे थे? यिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। हमने तो लोमड़ी पे हमला किया था, पर जैसे ही हम लोग लोमड़ी पे हमला कर देते थे तो हम देखते थे कि हमारे वार से लोमड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, पर हमारे दोस्त ही हमारे वार से घायल हो गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तभी सभी के सामने बाई चियांजी मतलब 9 पूंछ वाली लोमड़ी आ जाती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि बुदोंग और शायू के दल पे भी लोमड़ी ने हमला किया है। और फिर वही होता है, जैसे ही बुदोंग लोमड़ी बाई चियांजी पे हमला करता है वैसे ही लोमड़ी अपनी लाल लाल आंखें चमकाती है और बुदोंग भी देखता है कि उसने तो अपने साथी डोंग पे ही हमला कर दिया।
शायू भी लोमड़ी पे हमला करती है, पर उसने भी बुदोंग पे ही हमला कर दिया था। शायू के वार की वजह से बुदोंग की कमर ही टूट जाती है। ये वहाँ से जैसे तैसे भागते हैं और यहाँ ये जैंगलिंग बैठकर जाम पी रहा था। यूरेन इसे सारे स्पर्धकों की स्थिति बताता है, पर जैंगलिंग कुछ नहीं बोलता। आगे फीफी, कुल्लून और युनकी जीसू की कब्र पे पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोमड़ी अकेले ही जीसू की कब्र के सामने आराम से लेटी हुई थी। तभी ये सभी वांगवी को देखते हैं और तुरंत ही वांगवी अदृश्य होकर बाई चांजी के पास जाकर उस पर हमला करता है और लोमड़ी की आंखें चमकती हैं और वांगवी का तलवार उसी के ऊपर लग जाता है। वांगवी बुरी तरह से घायल हो चुका था। कुल्लून इन दोनों से बोलता है कि वांगवी इतना घायल हो चुका है कि अब ये लड़ नहीं सकता। पर इन सब के बीच क्या तुम लोगों ने इस लोमड़ी को हिलते भी देखा है? ये लोमड़ी बहुत ताकतवर है। हमें वांगवी की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ टीलैंग आ जाता है और अपनी तलवार से लोमड़ी पे जबरदस्त वार करता है, पर देखता है कि इस हमले से बाई चांजी को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वांगवी ही घायल हो गया है। ये सभी टीलैंग की मदद करने के लिए आ जाते हैं। यूरेन जैंगलिंग को बता देता है कि बाई चांजी कैसे लोमड़ी बाई चांजी इन्हें छका रही है और वांगवी की हालत खराब है। अभी वो लड़ नहीं पाएगा और कुल्लून, जिनकी फीवी और टीलैंग बाई चांजी के इस वक्त सामने हैं और उन पर हमला करने वाले हैं। और जैसे ही ये सभी चांजी पे हमला करते हैं, वैसे जी लुली की आंखें फिर से चमकती हैं और देखती है कि दरअसल ये बाई चांजी अपनी जादुई लाल आंखों से समय को कुछ पल के लिए रोक देती है और इतने में ही योद्धाओं को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है, जिससे उनके साथी ही घायल हो जाएं। सारे घायल भी हो जाते हैं। वांगवी बारूद के गोले छोड़ देता है, जिससे इन्हें भागने का थोड़ा और समय मिल जाता है। ची यूरेन की बातों से हमें पता चलता है कि जैंगलिंग अपने दोस्तों की मदद करने के लिए चला गया है। यूरेन ची से बोलता है कि मैं खून खराबे से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं सपनों की दुनिया में रहने के लिए चला आया। ची, मैं तुम्हारे साथ अपना सारा जीवन साथी से बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चिंता है कि जैंगलिंग उस लोमड़ी से ज़्यादा समय तक नहीं बच पाएगा। शायद वाकई में इंसानों और दानवों का भविष्य जैंगलिंग पर ही निर्भर है। मुझे डर है कि कहीं इस वजह से हमारा साथ ना छूट जाए। ची इससे बोलती है कि तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। डरने की कोई बात नहीं। सारे दानव इनका पीछा कर रहे थे। फिफी और टीलैंग इनसे लड़ने लगते हैं और गुइहो, ये वही दानव है जिसने चैंगफेंग को मारा था। ये इन पर हमला कर देता है, पर युनकी कुल्लून को बचाने के लिए वहां से जाने के लिए बोल देता है और खुद गुइहो से लड़ने लगता है। आगे ये सभी दानवों से गिर जाते हैं और सभी पांचों गुरुओं के अनुरोध पे आइनों की देवी केवल एक बार ही इन योद्धाओं की मदद करने के लिए तैयार होती हैं और लिंगटिंग के पक्षों के सहारे दिव्य संहार करती हैं, जिससे कुछ समय के लिए सारे दानव वहां से गायब हो जाते हैं। कुल्लून सभी को पुराने शहर भेजकर खुद फिफी और युनकी को बचाने जाने लगता है और तभी वहाँ युनकी आता है और वो बहुत ही जख्मी था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ये देखकर कुल्लून भी युनकी को लेकर पुराने शहर जाने का फैसला करता है और इधर टीलैंग और फीफी दानवों से बचने के लिए छिपे हुए थे। तभी जैंगलिंग वहाँ आ जाता है। जैंगलिंग इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, पर ये दोनों ना में सिर हिला देते हैं। दानव इन पर फिर से हमला करने वाले थे, पर जी लुली इन्हें मार देती है। जैंगलिंग जी लुली को इनके सामने आने के लिए बोलता है। जी लुली बोलती है कि सामने आई तो अंजाम जानते हो ना। जैंगलिंग बोलता है कि छुपो मत, इन्हें बचाना ही होगा। जी लुली सामने आती है। जैंगलिंग जी लुली को फीफी की मदद करने के लिए बोलता है, पर ये बोलती है कि मैं फीफी की मदद नहीं करूंगी। जैंगलिंग बोलता है कि जी लुली, ये बहस का वक्त नहीं है। जी लुली फीफी को उठा लेती है। जैंगलिंग बोलता है कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, हमें यूरेन की मदद लेनी ही होगी, पर फीफी बोलती है कि मैं उस दानव की मदद नहीं लूंगी। जैंगलिंग बोलता है कि वो अच्छा दानव है, चलो। जी लुली फीफी से बोलती है कि राज की बात बताऊं, मैं भी एक दानव हूँ। इधर युनकी को चिकित्सा दल के पास छोड़कर कुल्लून फिर से फीफी को बचाने जाने लगता है। तभी एक तेज आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर इनके सिर में तेज दर्द होने लगता है। ये समझ जाते हैं कि इस शहर में लोमड़ी ने कब्जा कर लिया है और ये छोटी सी बाई शाओमी इन्हें देखकर हंस रही थी। इन सभी के सामने बाई चांजी आ जाती है। जी लुली इन सभी को वहां से भागने के लिए बोलकर बाई चांजी के सामने आ जाती है। बाई चांजी जी लुली से बोलती है कि तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं कोई और है। और तभी सुअर दानव जी लुली को कैद कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे शरीर में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता? तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे दोस्त नहीं समझा और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। पर जी लुली से बोलती है कि ये तुम्हारा बाहरी रूप है, मन से आज भी तुम उतने ही प्यारे और अच्छे हो। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था और राजमाता ने ही मुझे आदेश दिया था कि मैं ताओशिन योद्धा की खोज करूं और युद्ध को टाल सकूं। ये सुनकर सुअर दानव इसे आजाद कर देता है और बोलता है कि तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। बाई चांजी भी यूरेन के जंगल में आ जाती है। यूरेन बोलता है कि मैं खुद ही जंगल हूँ, इसलिए मैं अपने पेड़ों को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम सभी मंदिर चले जाओ और ची तुम्हें वहां से निकलने का आसान रास्ता बता देगी, जिससे तुम सीधे जीसू की कब्र तक पहुंच जाओगे।
पर ज़ैंगिन यूरेन को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पर यूरेन बोलता है कि मैं हज़ारों सालों से इन जंगलों में रह रहा हूँ और इंसानों की दुनिया में भी, इसलिए मैं भी इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए तुम सभी मेरी चिंता मत करो और जल्दी जाओ यहाँ से। और सभी ची के पास भी पहुँच जाते हैं। ची बोलती है कि मुझे यूरेन पे नाज है और उसने तुम्हें कब्र तक पहुँचाने को मुझसे बोला है, तो चलो जल्दी। फीफी बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही? ची बोलती है कि मैं अपने माता पिता और शहर वालों की नज़रों में पहले ही मर चुकी हूँ। अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? मुझे यूरेन पे भरोसा है, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। ची यूरेन को बता देती है कि वो सभी चले गए, इसलिए तुम जो चाहे कर सकते हो। यूरेन बाई चांजी को बस 10 पलों तक रोक के रखता है, जिससे वो अपनी लाल आंखों से समय को ना रोक पाए। यूरेन अपने जड़ों से बाई चांजी को इस कदर जकड़ लेता है और फिर ये चीखती चिल्लाती रह जाती है। और यूरेन एक आखिरी बार ची को अलविदा बोलता है और खुद के साथ बाई चांजू के इस नकली रूप को भी जला के राख कर देता है। और अपने हम शक्ल के मरने की वजह से असली बाई चांजी भी काफ़ी जख्मी हो गई थी। और यूरेन की शक्ति की वजह से आखिरी बार यूरेन को ची अपने सपने में देखती है। यूरेन ची से बोलता है कि तुम ये सपना देख रही हो, और यूरेन ची का शुक्रिया करता है उसे इतना प्यार देने के लिए। इसकी वजह से उसने खुशियों को महसूस किया। और ची सपनों से जागने के बाद बस रोती ही रह जाती है। और ज़ैंगलिन को भी एहसास हो जाता है कि यूरेन मर चुका है। इधर ये बिना चेहरे के दानव की जानलेवा आवाज़ की वजह से हान सेंग अपने संगीत के दबाव से छायादाना की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। इधर ये लोमड़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई थी, और इसलिए वो जीसो की कब्र पे ही आराम कर रही थी और बोलती है कि जीसो की बाहों में मुझे आराम मिल रहा है। ये कवच का दरवाज़ा तो खोल देते हैं, पर कवच को के पास नहीं जा पाते। और जैसे ही गुयो कवच के समीप जाने की भी कोशिश करता है, वो अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि कवच को दानव विरोधी मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। बाई चांजी बोलती है कि अगर कवच को हम नहीं निकाल सकते तो दूसरों की मदद से निकाल लेंगे। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इनके पास जी लिवली आती है और आते ही ज़ैंगलिन को का हाथ पकड़ लेती है और उससे बातें करने लगती है। और ये देखकर तो फीफी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ज़ैंगलिन से बोलती है कि तुमने बताया नहीं कि आखिर ये है कौन। ज़ैंगलिन इन्हें सब बता भी देता है। टी लैंग बोलता है कि तुम दानव पे कैसे भरोसा कर सकते हो? ये तो बाई चांज की तरह ही एक लोमड़ी है। फीफी बोलती है कि अगर गठबंधन को पता चला तो, और अगर उन्होंने तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया तो। पर ज़ैंगलिन बोलता है कि बर्फीले दानव और इस बार भी तुम्हें जी ल्यूली नहीं बचाया है। इसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो क्या हमें इसे मार देना चाहिए? टी लैंग बोलता है कि तुम्हारे सारे दोस्त दानव ही क्यों हैं? पर ये बोलता है कि नहीं लगता कि सारे दानव मुझे नहीं लगता कि सारे दानव बुरे हैं। कम से कम ये उस पर नाराज तो नहीं होते। ये सुनकर तो ये दोनों चुप ही हो जाते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है और यहाँ मी कंग्यू हान सेंग के लिए पानी लाती है ताकि उसे ज़्यादा थकान ना हो। पर ये ज़िद्दी हान यू आकर बोलता है कि तुम इनका ध्यान क्यों बटा रही हो भाई, अब मेरा पानी पीजिए। हान सेंग इससे इशारे में बोलता है कि इसकी बातों का बुरा मत मानना। और इधर बुदोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और अगर उसे समय रहते इलाज नहीं मिला तो वो अपाहिज भी हो जाएगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।